औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी ट्रेनिंग सेशन के डे 2 में। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कल का लेक्चर हमारा सुना होगा और बहुत सी जो नई बातें भी आपको सीखने को मिली होंगी। कुछ बच्चों ने हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो बातें उनको नहीं समझ में आई। तो बेटा हमें खुशी होती है जब आप पूछते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो हमारी दुआ है ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, सेशंस अटेंड कर रहे हैं, अपना टाइम हमारे लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इनका सिला इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। बेटा आज हमने जो बात करनी है, जिस पर हम बात करेंगे डिटेल के साथ, वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, ठीक है। तो बेटा इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट का क्या क्राइटेरिया है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पहले सेशन ले चुके हैं, ठीक है, अटेंड करते रहे हैं, ठीक है, उनको तो पता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको बताते चलें कि सर्टिफिकेट के लिए जो है अटेंडेंस बहुत मैटर करती है, ठीक है। अटेंडेंस का जो है होता है वो ये हमारा होता है मार्क करने का कि आपने क्या करना होता है कि आपने अपना नाम लिखना होता है, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना होता है और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे 3 डेज ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम अटेंडेंस चेक करेंगे। अटेंडेंस चेक करने के बाद जो है आप जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी, ठीक है, उनको हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा हम ड्रग्स की तरफ जाने से पहले हम कुछ बेसिक जो है टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम ड्रग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इस वक्त आप एक चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। पेरिफेरल में बॉडी की जो आपकी पेरिफेरी शामिल होती है, ठीक है बेटा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे डिवाइड किया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है बेटा। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के नीचे आप देख रहे हैं ओनली स्केलेटल मसल्स, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा आपकी जो बॉडी है, बॉडी में 3 किस्म के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है और कार्डिक मसल है। स्केलेटल और जो स्मूथ मसल्स होते हैं बेटा ये वॉलेंटरी होते हैं, ठीक है, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके हाथ की, ठीक है, अगर आप हाथ को हिलाना चाहेंगे, ठीक है, जिस वक्त वो आप हिला सकते हैं, ठीक है, जिस वक्त आप उसको रोकना चाहेंगे वो आप रोक सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कार्डिक मसल्स की, ठीक है, आपके हार्ट के जो मसल्स है, ठीक है, तो वो इनवॉलेंटरी होते हैं, आप हार्ट रेट को नहीं रोक सकते, ठीक है। इसी तरह बात करें स्टोमिक की, तो वो भी आपका एक इसी में आ जाता है कार्ड इनवॉलेंटरी में, ठीक है बेटा। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में तो हम और नाम क्या क्या देते हैं, एक को इनवॉलेंटरी भी इसको कहते हैं, विसरल भी कहते हैं, वेजिटेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो विसरल इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि ये जो है विसरल पार्ट ऑफ बॉडी पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और ऑटोनोमिक क्योंकि ऑटोमेटिक से इसको याद रखना है, ऑटोनोमिक क्योंकि ये खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको आगे डिवाइड किया गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी इसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम कह रहे होते हैं कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह हम इन दोनों की जो ड्रग्स हैं उनको डिटेल से आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए अब हम कुछ वर्ड्स जो हैं उनको देख लेते हैं, जो हम अक्सर जो है जब हम एएनएस की बात करते हैं, जब हम सीएनएस की बात करते हैं, तो इनको अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है एफरेंट और ईफरेंट, ठीक है। एक ए से है और एक ई से है, ठीक है। एक को हम सेंसरी कह रहे हैं, एक को मोटर कह रहे हैं। सेंसरी उसे कहते हैं, ठीक है, जो सेंस करता है और आपके सीएनएस तक लेकर जाता है, ठीक है बेटा। और अगर हम मोटर लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो वापस लेकर आता है, ठीक है। अगर मैं लफ्ज अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ूं एफरेंट की, तो ये मैं कहूँगा कि नर्व्स दैट कन्वे फ्लो ऑफ इम्पल्स फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरिफेरी से आपके सेंट्रल नर्वस तक जो मैसेज लेकर जा रहा है वो है एफरेंट, ठीक है बेटा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ इफरेंट की, ठीक है, तो इफरेंट नर्व्स दैट कन्वे इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स ग्लैंड एंड अदर इफेक्टेड ऑर्गन्स, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके हाथ में एक पिन लग गई है, ठीक है। आपके हाथ से जो इम्पल्स गया वो एफरेंट लेकर गया, ठीक है। फिर आपको वापस एक मैसेज आया कि आप अपना हाथ हटा दें, ठीक है।
तो अब ये जो मैसेज लेकर आया वो आया इफ्रेंट लेकर आया, ठीक है। तो आगे एक लफ्ज लिखा हुआ है गैंग्लियन, ठीक है। इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ साइनेप्सिस, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेसिक फिजियोलॉजी जो है वो आती होगी, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की, जिसमें हम बात कर रहे हैं साइनेप्स की, जिसमें हम बात कर रहे हैं गैंग्लियन की, नर्व की, न्यूरॉन की, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक मेरे जहन में एक कंसेप्ट आ रहा है, एक बात आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। बेटा आपने एक नाम सुना होगा बोटुलिनम इंजेक्शन का, ठीक है, टॉक्सिन इंजेक्शन है, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं मोस्टली जो है हमारे फोरहेड पे जो रिंकल्स पड़ जाती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि ये जो हमारे झरियाँ पड़ जाती हैं फोर हेड पर, ठीक है, तो वो किसकी वजह से पड़ती है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बेटा जब हमारे आईब्रोज और जो है फोरहेड के मसल्स की कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, ठीक है, उनकी कंट्रैक्शन होती है, तो ये जो है वो एक मसल्स यानी कि एक परमानेंट जो है वो वर्टिकल लाइंस हमारे फोरहेड पे शो होना शुरू हो जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं बुटोलिनम इंजेक्शन, टॉक्सिन इंजेक्शन, ठीक है, बोटेक्स के नाम से है। तो इसका बैरेट जो है इसका प्रोडक्शन कर रहा है, बैरेट कंपनी इसके प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, ब्रांड लीडर है बैरेट, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेन मकसद यहाँ पे बताने का ये था कि ये जो होता है ना बोटुलिनम इंजेक्शन जो है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो है वो एक्ट करता है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, और जो है मसल्स की इनएक्टिवेशन करवा देता है। और जब मसल्स की एक्टिवेशन होती है, ठीक है, तो हमारी जो है वो रिंकल्स ट्रीट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरो अफेक्टेड जंक्शन। तो जंक्शन किसे कहते हैं बेटा, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीजें जो हैं वो कंबाइन हो रही होती हैं, ठीक है। द जंक्शन ऑफ अ पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सोनल टर्मिनल विद इट्स अफेक्टेड सेल इज टर्म्ड एज न्यूरो अफेक्टेड जंक्शन, ठीक है। आगे देख लेते हैं नर्व प्लेक्सिस, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है, यहाँ पर गुच्छा मौजूद होगा उसे हम नर्व प्लेक्सिस का नाम देंगे, ठीक है बेटा। तो आइए बेटा अब हम जो है कुछ डिफरेंस देख लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है बेटा। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है जब हम CNS या ANS की ड्रग्स पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो इनको देख लेते हैं। इफरेंट नर्व्स ऑफ ANS सप्लाई ऑल इनर्वेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट स्केलेटल मसल्स, ठीक है बेटा। तो क्योंकि स्केलेटल मसल्स को कौन सप्लाई करने जा रहा है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक डिफरेंस इसका ये हो गया। आगे देखते हैं द मोस्ट डिस्टल सिनेप्टिक जंक्शन इन ANS occurs in ganglia that are entirely outside the cerebrospinal axis, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं सोमैटिक नर्वस कंटेन नो पेरिफेरल गैंग्लिया एंड सिनेप्सेस आर लोकेटेड इंटायरली विद इन द सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस, ठीक है बेटा। तो बेटा आपने चीजें इस तरह पढ़नी है कि कोई अगर आपको नींद से भी उठाए तो आप उसका जवाब दे सकें, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट डिस्टल सिनेप्टिक जंक्शन ANS occurs in ganglia that are entirely outside in the cerebrospinal axis, ठीक है बेटा। तो जब आपने एक ही सेल से एक ही मसल को डील करना होता है, ठीक है, एक जगह पर स्पेसिफिक होता है, तो वो काम कर रहा होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो लेकिन ANS ने क्या काम करना होता है, उसने पूरी बॉडी में काम करना होता है, तो लिहाजा उसके लिए जो है एक हमारे पास जो है वो पेरिफेरी का मौजूद होना लाजमी नहीं है, क्योंकि ये एक या एक से ज्यादा जो है मसल्स को डील कर रहा होता है, ठीक है। मैनी ऑटोनोमिक फाइबर्स फॉर्म एक्सटेंसिव पेरिफेरल प्लेक्सिस, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमें पता है कि नर्व प्लेक्सिस मौजूद होती हैं, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो नर्व प्लेक्सिस जो है वो मौजूद नहीं होती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन कट ऑर्गन सप्लाइड जनरली शो सम लेवल ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटैक्ट इनर्वेशन, ठीक है। आगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखते हैं व्हेन कट स्केलेटल मसल्स सप्लाइड बिकम्स पैरालाइज्ड एंड अंडरगो एट्रोफी, ठीक है। देखिए यानी कि अगर कोई कट कर दे हम ऑर्गन तो इसकी एक्टिविटी जो है वो स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम में किसी ऑर्गन को कट कर दे तो उसकी जो एक्टिविटीज है वो स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो वो क्या हो गया, पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि पैरालिसिस में आपका कौन सा
नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है, तो आपका जवाब होगा सिमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा। तो प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें नो सच नोमेनक्लेचर इज प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें फाइबर भी मौजूद नहीं है, गैंग्लियन ही नहीं मौजूद, तो इसका नोमेनक्लेचर भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बात कर रहे हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स आर जनरली नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, स्लो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, वेयर एज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर माइलिनेटेड, फास्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखें तो मोस्ट फाइबर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर माइलिनेटेड। ठीक है, देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं, आप घर में जो बिजली की तारें देखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक इंसुलेशन मौजूद होती है। ठीक है, अगर तार नंगी पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसमें जो कंडक्शन होगी करंट की वो ज्यादा होगी, और आपको डर भी होगा कि आपको वो करंट लग ना जाए। ठीक है, तो जो इंसुलेशन होती है वो एक तो कंडक्शन को स्लो कर देती है। ठीक है, और दूसरी है वो आपको जो है वो प्रोटेक्ट भी करती है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, जो एएनएस होता है इसकी प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक पर जो है वो प्री गैंग्लियनिक पर जो है वो माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, उस पर जो होती है वो इंसुलेशन मौजूद होती है, लेकिन पोस्ट पर जो है वो इंसुलेशन मौजूद नहीं होती है, यानी कि स्लो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होती है। ठीक है, मोस्ट फाइबर्स ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं सिमेटिक नर्वस सिस्टम के, तो उनकी जो उन पर वो क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा क्या है। तो बेटा अब जो हम कुछ बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर की। ठीक है, और साथ में उनके रिसेप्टर्स की, उनके फिर प्राइमरी लोकेशन क्या है, उनके रिस्पॉन्सेज क्या है। ठीक है, इनको अब हम डिटेल से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारा जो रिसेप्टर आ जाता है वो कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये क्या है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो इनके जो रिसेप्टर कौन से हैं वो निकोटीनिक है और मस्करीनिक है। ठीक है, तो इनके लोकेशन प्राइमरी देखिए तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इनका रिस्पॉन्स क्या होता है निकोटीनिक का, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं स्मूथ मसल और ग्लैंड की सिक्रीशन को ये इंक्रीज करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसमें रिसेप्टर आ जाता है मस्करीनिक। ठीक है, कोलिनर्जिक में मस्करीनिक आ गया है, उसका क्या लोकेशन कहाँ पे है, पैरासिम्पैथेटिक टारगेट ऑर्गन अदर देन द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के अलावा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड सेक्रेशन। ठीक हो गया बेटा। आगे हार्ट है तो डिक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये इसमें आपने बेसिक याद रखना है, उसके रिसेप्टर्स कौन से हैं। ठीक है, एसिटाइलकोलिन के, और उसके जो है प्राइमरी लोकेशन क्या है और उनका रिस्पॉन्स क्या है। दूसरी बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, इसको हम एड्रीनर्जिक का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो चार हैं। ठीक है, एक को हम नाम दे रहे हैं अल्फा वन का, एक को नाम दे रहे हैं अल्फा टू का। ठीक है, एक को नाम दे रहे हैं बीटा वन का और एक को बीटा टू का। ठीक है, तो इनकी प्राइमरी लोकेशन जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। अल्फा वन कहाँ पे है, ऑल सिंपैथेटिक टारगेट ऑर्गन्स एक्सेप्ट द हार्ट। ठीक है बेटा, अल्फा टू की अगर देखें प्राइमरी लोकेशन प्री साइनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल। ठीक है, और बीटा वन की अगर देखें ऑल सिंपैथेटिक टारगेट ऑर्गन्स एक्सेप्ट द हार्ट। ठीक है, तो ये बीटा वन और बीटा टू की है। ठीक है, अब इनका काम जो आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, अल्फा वन का क्या काम होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, डायलेशन ऑफ पपिल्स। ठीक हो गया। आगे बात करें हम अल्फा टू की, तो ये क्या करते, इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर देता है, उसको रिलीज होने नहीं देता। ठीक है, उसके बाद अल्फा टू का दूसरा काम जो है वो क्या है, हार्ट एंड किडनीज में है, हार्ट एंड किडनीज। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, रिलीज ऑफ रेनिन। तो यहाँ पे बेटा एक बात आपको शेयर करता जाऊँ, जो रेनन जो होता है 6 महीने के बच्चे के लिए जो होता है वो तो एक अच्छा फैक्टर मौजूद होता है डाइजेशन के लिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो माँ का दूध पी रहा होता है, उसकी डाइजेशन के लिए जो है एक अच्छा पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा एज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो ये फिर जो रेनन होता है ये एक एंजाइम का पार्ट बन जाता है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये चीज़ें आपने इसमें से याद करनी है। ठीक है, इसको आपने इनके एक रिसेप्टर और इनका काम। ठीक है, और रिसेप्टर और उनका काम, ये दो चीज़ें हैं, बाकी लोकेशन इनकी आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें से ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है। तो बेटा आप मजीद ये एक चार्ट है, ये लिपन कोड से लिया हुआ है। ठीक है, तो इससे मजीद आप इसको एक्सप्लेन करते हुए देख लेंगे, आपको ये बातें इंशाल्लाह
ये वो चीज़ें हैं बेटा, ये अल्फा वन और बीटा वन की आपको पता है ड्रग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो इनको याद करना, उनके फंक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है, ये क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये इंतहाई ज़रूरी है बेटा, अगर आपने फार्माकोलॉजी एक अच्छी क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना अपने जहन में बिठानी होंगी, ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर अल्फा वन की, ठीक है, तो अल्फा वन क्या काम करवा रहा है, ठीक है, वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ठीक है। इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा रहा है। मेट्रियासिस करवा रहा है, ठीक है। इंक्रीज क्लोजर ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। तो बेटा आपको पता है ब्लैडर में दो स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, एक को हम नाम दे रहे होते हैं, एक को नाम हम दे रहे हैं इंटरनल स्फिंक्टर का, और दूसरे को हम नाम दे रहे होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर का, ठीक है। तो यानी कि आप समझ लें कि ब्लैडर में दो लॉक मौजूद होते हैं, ठीक है। देखिए जब आपका ब्लैडर फिल हो जाता है तो आपका जो है इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो लॉक होता है, ठीक है। जब तक आप उस ब्लैडर को एम्प्टी नहीं करते, ठीक है, तो वो लॉक रहता है। जैसे ही आप उसको एम्प्टी कर देते हैं, एम्प्टी करने की कोशिश करते हैं, तो वो लॉक जो है इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और आप जो है एक अच्छी फीलिंग जो है वो महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा टू की, ठीक है। तो अल्फा टू का क्या काम है, इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, जो कि हम पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये बात जो मैं आपको बता रहा था, एसिटाइल कोलिन जो ब्लूटोलिनम इंजेक्शन की बात हम कर रहे थे, वो ये बात कर रहा था कि वो एसिटाइल कोलिन की रिलीज को जो है वो इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जैसे वो इनहिबिट होगा तो मसल्स की जो कंट्रैक्शन होगी वो इनहिबिट हो जाएगी, और वो जो है आपकी जो वो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपको एक अच्छा इफेक्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डायबिटीज के साथ रिलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। जब इंसुलिन की इनहिबिशन हो जाएगी तो जो कंडीशन है वो डायबिटीज की तरफ जाएगी, ठीक है बेटा। आगे बेटा देखें बीटा वन की जो क्या क्या काम करवा रहे हैं, ठीक है। टैकीकार्डिया करवा रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज्ड लिपोलाइसिस, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जो है लिपिड की ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, उनको इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज रिलीज ऑफ रेनिन, ठीक है। आगे बीटा टू की बात करें तो ये वेजोडाइलेशन। देखिए वेजो डायलेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं साल्ब्यूटामोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैं वेंटोलिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा इस तरह जो है वो एक वे होता है, ठीक है, लर्निंग का। कुछ चीज़ें यानी कि चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कैसे रिलेट किया, ठीक है, वेजो डायलेशन, ठीक है। वेजो डायलेशन का मैंने किया सॉल्ब्यूटामोल के साथ, सॉल्ब्यूटामोल का मैंने किया वेंटोलिन के साथ, डेट वाज अ जीएसके ब्रांड, ठीक है। तो वेंटोलिन को मैंने फिर इसको लिंक किया किसके, अस्थमेटिक पेशेंट के साथ, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें जो है आपने लर्न करनी होती हैं, ठीक है बेटा। आगे लिखा हुआ डिक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है, वही बात आ गई है अस्थमा के लिए, ठीक है। इंक्रीज मसल्स एंड लीवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूकागोन, रिलैक्स यूट्राइन स्मूथ मसल्स, ठीक है। रिलैक्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने की, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये है जब रिलैक्स होंगे यूट्राइन स्मूथ मसल तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है, उनके लिखा हुआ है एक्शन न्यूरो ट्रांसमीटर्स और रिसेप्टर्स इन वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीटा वन, ठीक है। बीटा वन के इफेक्टर ऑर्गन कौन है, एक तो हार्ट है, दूसरा है फैट सेल्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हार्ट की बात करें तो ये इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे करें तो ये इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है। आगे बात करूँ तो यहाँ पे इंक्रीज्ड कंडक्शन वेलोसिटी करवा रहा है। अगर फैट सेल में बात करें तो ये लिपोलाइसिस करवा रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, ठीक है बेटा। तो अगर सो इफ द बॉडी कंटेन्स मोर फैट इट मींस बीटा वन रिसेप्टर डज नॉट वर्क, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर फैट आपको ज्यादा नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो काम नहीं कर रही, जो है बीटा वन रिसेप्टर में कहीं मसला आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा बीटा टू। तो ब्लड वेसल्स स्पेशली स्केलेटल एंड कॉर्नरी आर्टरीज, ठीक है, जो हमारे हार्ट के इर्द गिर्द जो आर्टरीज मौजूद होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती हैं, उनको हम नाम दे रहे होते हैं कॉरोनरी आर्टरीज का, ठीक है।
तो इसमें आ जाते हैं ये डायलेशन करवा रहा है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन करवा रहा है, यूट्रस की रिलैक्सेशन करवा रहा है, किडनीज में ये रेनिन की सेक्रेशन करवा रहा है, लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस करवा रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा है, ठीक है, पेंक्रियाज में इंसुलिन की सेक्रेशन करवा रहा है, ठीक है बेटा। तो ये वो बातें हैं बेटा जो आपकी बेसिक हैं। अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट अच्छे बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको भरपूर और फिंगर टिप पर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक है बेटा, ये सारी चीज़ें अगर आपको बेसिक क्लियर है आपकी, ठीक है, तो बेटा आपको किसी किस्म का कोई जो है मसला नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह आप हमारे साथ अटैच रहिएगा, इंशाल्लाह हम डिफरेंट सेशन करते रहेंगे, ठीक है, और एक अच्छा जो है आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। आपने भी मेहनत करनी है, ठीक है, हम भी आप पर मेहनत करेंगे। तो नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं अल्फा 1 क्या है। ब्लड वेसल्स पर काम कर रहा है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज क्या कर रहा है, इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन की अल्फा 1 करवा रहा है, ठीक है। इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर, ठीक है, ये रिलैक्सेशन करवा रहा है। यहाँ पे मैं इसको रिलेट करूंगा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया से, ठीक है। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्फिंक्टर करवा रहा है, ठीक है। अल्फा 2 की बात करूँ तो पोस्ट गैंग्लियन क्या इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बात इंक्रीज पोटेशियम कंडक्टेंस, ठीक है बेटा। तो ये वो आ गया डिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये अगर आपको बेसिक फिजियोलॉजी आती है, ठीक है, तो ये उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो यहाँ पे आ जाता है डोपामिन 1 रिसेप्टर, ठीक है। ब्लड वेसल्स हैं इसमें, ठीक है, इस पे एक्ट कर रहा होता है और वो क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है। डोपामिन 2 रिसेप्टर क्या कर रहा है, पोस्ट गैंग्लियन पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। देखिए बेटा एक D2 है, अगर मैं बैक जाऊँ, एक D2 है जो नॉरएपिनेफ्रिन की इनहिबिशन करवा रहा है, दूसरा है जो है अल्फा 2। ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, नॉरएपिनेफ्रिन की जो रिलीज है उनको इनहिबिट करवा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आगे मैं बात करूं अगर प्लेटलेट्स की, ठीक है, तो प्लेटलेट्स की ये एग्रीगेशन करवा रहा है। मतलब अगर आपकी इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हो रही तो इसका मतलब है कहीं अल्फा 2 है रिसेप्टर जो है वो काम नहीं कर रहे, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें होती हैं बेटा, आपने इनको मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है। इन वीडियो को पास करके बाकी नोट्स जो हैं आपको बताते चले, वो आपको मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और इंशाल्लाह मैं जब हमारा लास्ट डे होगा तो लास्ट डे की वीडियो जो हमारी होगी तो उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे बेटा हम बात कर लेते हैं मस्करीनिक की। तो मस्करीनिक में आ जाते हैं हार्ट, ठीक है। तो हार्ट पर मस्करीनिक रिसेप्टर क्या काम करते हैं, ठीक है, डिक्रीज हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहते हैं, ठीक है बेटा। अब याद रखना है बेटा, पीछे हमने बात की थी अल्फा 1, अल्फा 1 क्या करवा रहा था, कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं मस्करीनिक की, ठीक है। तो हार्ट पर ये काम करवा रहा है डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है, डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में क्या करवा रहा है, कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ठीक है। सिलेब्री ग्लैंड्स में क्या करवा रहा है, सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ तो ये कंट्रैक्शन करवा रहा है इंटेस्टाइन की, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन रिलीज होंगी, ठीक है। ब्लैडर की बात करें तो कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर। जब स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे तो मैं किससे रिलेट करूंगा, फिर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन से। तो नेक्स्ट बेटा हम देख लेते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये मस्करीनिक और निकोटिनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है बेटा, इनको भी आपने याद रखना होता है, ठीक है। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसका फैक्टर ऑर्गन, ठीक है। स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। इसकी स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन करवाएगा। ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन करवाएगा। तो ठीक है बेटा, तो ये चीजें होती हैं जो आपने याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं आप तमाम बातों के बाद। तो आपने कहा कहने इसको, क्योंकि एक हमारे साथ जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, ठीक है, सेकंड ईयर के, तो उनकी भी जो है वो साथ साथ जो प्रिपरेशन एग्जाम के हवाले से हो जाए, तो लिहाजा इसी वजह से हमने बताया था कि हमारी जो है हम स्लाइड्स बनाते हैं ताकि उनको भी पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज द कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट्स इनवॉलेंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस
इंक्लूडिंग हार्ट रेट, क्या काम कर रहा है? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सेक्सुअल रोल। ठीक है बेटा, तो ये तीन काम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो करता है। ठीक है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सेक्सुअल अरोजल। ठीक है, तो इसके आगे थ्री जो है डिवीजन है, सिंपैथेटिक आ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है, एंटेरिक आ जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एएनएस। ठीक है बेटा, तो हमने बात कर ली, इतना पढ़ लिया है, पीछे हमने काफी बातें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन जो मेन काम जो कर रहा है एएनएस वो क्या है? ब्लड प्रेशर और द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये दो मेजर काम है ये जो एएनएस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से काम परफॉर्म करता है, लेकिन ये मेजर काम होते हैं जो एएनएस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं हाइपोथैलेमस का। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इज द की ब्रेन साइट ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द paraventricular nucleus in the key hypothalamic site for this control। तो सर आपने कभी कभी जो है आपने घर में इस्त्री इस्तेमाल की होगी। ठीक है, उसके जब आपने देखा होगा जब आप उसको तेज करते हैं लाइट जल जाती है, जब उसको हल्का करते हैं लाइट बंद हो जाती है। तो दरअसल वो क्या है, एक आपका जो है हाइपोथैलेमस है। ठीक है, उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है वो उस बटन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जब आपका बॉडी का कोई मसला आता है, ठीक है, बॉडी में होमियोस्टेसिस को बरकरार रखना होता है। ठीक है, वो डिफरेंट जो काम है उनको एक नॉर्मल ऑप्टिमम रेंज में रखना होता है, तो उस वक्त जो है हाइपोथैलेमस जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको हाइपो जो बॉडी का हाइपोथैलेमस है, ये बॉडी का जो थर्मोस्टेट होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को, ये हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है बेटा, तो आइए हम एएनएस की टाइप्स पर बात करते हैं। ठीक है, जो हमने कहा था, और इसकी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, जो हमने कहा था कि हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। सबसे पहले हम आते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पर। ठीक है, तो आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, तो हमने एक मैं आपके लिए ड्राइव में पहले भी बता चुका हूँ कि बना ड्राइव का लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिससे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं चीज़ें लेता हूँ, ठीक है, आपको पता है मैं डिफरेंट बुक से ही लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं ये बता भी देता हूँ किससे, ये लिपन कोर्स से ली हुई एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपके सामने मौजूद है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग में ये है, इनडायरेक्ट एक्टिंग में ये है, और इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल में ये है, और रिएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ठीक है, ये एक ही ड्रग इसमें मौजूद है। ठीक है, तो अब बेटा इनके ड्रग्स जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन, बिथेनिकोल, कार्बाकोल। ठीक है, तो ये सारी निकोटीन, पिलोकार्पिन। ठीक है, तो ये सारी डायरेक्ट एक्टिंग है जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद अगर इंटरेक्ट एक्टिंग की बात करें, डेट वाज रिवर्सिबल। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर देखें ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको याद होना बेइंतहाई ज़रूरी हैं। सीएनएस की ड्रग्स बहुत ज़रूरी है, एनएस की ड्रग्स बहुत ज़रूरी हैं प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप आना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ आ भी गए होंगे, ग्रेजुएट्स भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम देंगी। ठीक है, इस वजह से कोई चीज़ आपको ना छोड़ें अगर आप स्टडी के ग्रेजुएट नहीं है अभी तक, कि हमें प्रोफेसर साहब ने नहीं करवाया था। ठीक है, हमने तो ये किया नहीं था, हमने तो ये सिलेबस में पढ़ा ही नहीं है, तो बेटा ऐसे बिल्कुल भी आप ना किया करें। ठीक है, मैं अक्सर मैं अपने सेशन में बात कर रहा होता हूँ कि देखिए बेटा आपके सामने जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आपके सामने एक मरीज खड़ा होगा और आप खुद होंगे। ठीक है, जब वो कहेगा मुझे ये मसला, आप देखेंगे तो आप ये नहीं उसको कहेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था सिलेबस में। ठीक है, ये तो हमारे पास हमें मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपके सामने मरीज खड़ा होगा, उसको तो उसने उसकी तो आपने ट्रीटमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, तो वो ये फिर इसके लिए फिर आप खुद को जिम्मेदार कंसिडर करेंगे, ना इसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, ना इसके लिए आपके प्रोफेसर जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आप खुद जिम्मेदार है। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप सब जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ही हथियार है जिसके थ्रू हम अपने जो है अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं अपने वालिदैन की।
ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हथियार कौन सा है स्टडी का, तो मेरे से वादा करें आज से ही आप पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं वादा करता हूँ, मुझे अपने अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है कि जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उसको उनका सिला ज़रूर देते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ जो है एक बच्ची की एग्जांपल शेयर करता हूँ, वो भी हमारे इसी तरह जो है एक सेशन अटेंड किया करती थी। तो आज वो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, हमें भी फ़ख्र होता है बात करते हुए, ठीक है। तो बच्ची मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भी हमारे सेशन का पार्ट बनती थी, ठीक है। तो आज वो यूएसए में जो है वो एक पूरी टीम को लीड कर रही होती है, ठीक है। तो हमें खुशी होती है जब हमारे बच्चे जो हैं डिफरेंट जो है टेस्ट क्लियर करते हैं, एचओडी हाथ क्लियर करते हैं, एमओएच क्लियर करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज में जाकर अपना और अपने मुल्क का जो है वो नाम रोशन करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बेटा जो है वो मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। तो आज बेटा आपने क्या करना है कि आपने आधा घंटा निकालना है, ठीक है। कि जो ड्रग्स लिखी हुई है ये तो आगे ब्रांड नेम लिखा हुआ है, क्योंकि पता ये इंटरनेशनल बुक है, आपको भी पता है बाहर की बुक है। तो ये उनके कंट्रीज के जो हैं वो ब्रांड नेम लिखे हुए आगे, ठीक है। तो आपने बस आज क्या करना है, आधा घंटा निकालना है, ठीक है। एक चार्ट बना लेना, एक बार उसमें लिख लेना है ड्रग और एक आगे लिख लेना डोज। सिर्फ आपने दो काम लिख करने हैं, ठीक है। एक ड्रग लिखनी है और उसकी डोज लिखनी है, बस। ये जितनी भी ड्रग्स हैं बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। ये ड्रग्स इनकी मौजूद है। इंटरेक्टिंग में बात करो डोनाज़ापीज़िल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नियोस्टिगमीन आ जाता है, फिज़ोस्टिगमीन आ गया है, ठीक है। रिवेस्टिगमीन आ गया, ठीक है। ये टिगमीन वाली जो है, स्टिगमीन वाली जो क्लास होती है, कैटेगरी आ जाती है, वो इंटरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल होती है, ठीक है। इंटरेक्ट में बात करें इकोथियोफेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन इन कोलिन एस्ट्रेज की बात करें तो पैरालीडोक्सीमीन आ गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेटा आपने जो आपने याद करनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं, ठीक है, बिथेनिकॉल की। इसका मजीद जो है वो किस तरह काम करती हैं, ठीक है, किस तरह से ये उनका रिस्पॉन्स है और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। बिथेनिकोल, ठीक है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। इसका फंक्शन क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि बाइंड्स विद मस्करीनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये मस्करीनिक रिसेप्टर की हमने पीछे बात की थी, ठीक है। तो वही बातें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिजोस्टिगमिन की बात करें, इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल द ब्लैडर मोर्टेलिटी, रिवर्स सीएनएस एंड कार्डियक इफेक्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। उस पर रिवेस्टिगमिन आ गया। इसकी बात करें तो यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द अल्जाइमर डिजीज थ्रू कफ, ठीक है बेटा। तो अल्जाइमर डिजीज के लिए यूज कर रहे हैं इसको। के बाद हम बात करेंगे नियोस्टिगमिन की, प्रिवेंट्स अब्डोमिनल, ठीक है, डिस्टेंशन हो गया, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मैस्थीजिया ग्रेविस, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इकोथियोफेड यानी कि ग्लूकोमा में याद, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पिलोकार्पिन की बात करें, ठीक है, तो रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर इन ओपन एंगल एंड नैरो एंगल ग्लूकोमा। अच्छा बेटा आपने नोट किया होगा कभी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो वो उनको जब उनकी शुगर लेवल हाई होता है तो वो उनको धुंधला सा भी नजर आता है, ठीक है। तो उसकी वजह यही है, ठीक है, कि वो उसमें जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज है, धुंधलापन जो है वो यही है कि पिलोकार्पिन जो है वो रिड्यूस जो कर देती है। वहाँ पे जो है पिलोकार्पिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक जो है आपको ब्लॉग का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो रेटिनोग्राफी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आप देख लेना उसको भी। डायबिटिक पेशेंट जो है वो कैसे रेटिना को अफेक्ट कर रहा होता है हमारी आंखों में, ठीक है। तो वो भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें आपने देख लेनी है। एसिटाइल कोलिन की बात फिर पहले भी की है, ऑप्थेल्मिक सर्जरी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस मियोसिस, ठीक है, इन ऑप्थेल्मिक सर्जरी। फिर उसी तरह अगर बात करें, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट पर, ठीक है बेटा। तो एंटी मस्करीनिक एजेंट में आ जाता है इसमें एट्रोपिन आ गई है, ठीक है। उसके बाद आ गया है ये सारी एप्राट्रोपियम आ गई है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी है ना बेटा, तो इनको आपने वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक चार्ट बना लेना, ठीक है। ये ड्रग्स के नाम याद करने हैं, ठीक है, लाजमी करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद इनकी डोज लिखनी है। तो इंशाल्लाह जब ये काम कर लेंगे तो बेटा एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप डेली अपने लिए जो है एक टाइम निकाला करें, ठीक है, आधा घंटा, ठीक है।
जिसमें आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट किया करें, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि आप अपने आप पर काम करें, ठीक है। अपने आप को कुछ न्यू चीज़ें सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप 6 महीने तक ये प्रैक्टिस जो है वो जारी रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कोई भी टेस्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली हर टेस्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आप हर जगह पर जो है वो कामयाब हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक वादा कर ले मेरे से आज कि वो अपना जो आधा घंटा निकाला करें, ठीक है। और जो है अपने आप को अपना टाइम दिया करें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। तो ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, निकोटीन आ गया इसमें, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में आ जाती हैं ये, ठीक है। वेकोरोनियम आ गया है, जेनेरिक ओनली, ठीक है। इसका ब्रांड अभी तक कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद आ गया एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। पहले हमने बात की है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये क्या डायरेक्ट एक्टिंग में आ जाता है, अल्बिप्रेटोल आ गया, क्लोनिडीन आ गया, ठीक है। डोपामीन आ गया, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन है, ठीक है। तो इनको आपने देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद इंडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट में आ गया एम्फिटामिन आ गया, उसके बाद आ गया कोकेन आ गया, ठीक है। डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट एक्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे एफिड्रीन आ गया है, सुडो एफिड्रीन आ गया है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक और बात आपको शेयर करता चलो। सुडो एफिड्रीन का एक केस भी हमारे पास पिछले 5-6 साल में एक केस भी सामने आया था, ठीक है। तो आप वो केस जो है वो लाजमी गूगल कीजिएगा कि वो केस क्या था, ठीक है। क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट आपको उन केसेस का भी पता होना लाजमी है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि सुडोएफिड्रिन एफिड्रिन की बात जब आती है तो मैं तो अक्सर चौंक जाता हूँ, क्योंकि लोग इनसे जो है नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने सुना होगा खांसी के शरबत से लोग नशा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका है। तो ये सारी बातें जो है एक फार्मासिस्ट को पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो आगे आ गया एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है बेटा। तो ये देखो अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। तो अल्फा ब्लॉकर की हमने जो है मेडिसिन देखी, ठीक है। जब हमें इस किस्म का अगर मैं पीछे आपको लेकर चलूं तो ये देखिए अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। तो अब जब आपने इन पर किसी काम को इनहिबिट करवाना है या रोकना है या स्टिमुलेट करवाना है तो ये वाली मेडिसिन जो है हम देंगे अल्फा ब्लॉकर वाली, ठीक है। तो इसमें आ जाती हैं ये सारी मौजूद हैं सारी, पेरोक्सिसिन आ गया, ठीक है। सिलोडोसिन आ गया, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन जो है वो इसमें एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में आ जाती हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर जिस जो अक्सर आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जिनके लास्ट पे लोल आता है, ठीक है। तो वो बीटा ब्लॉकर में शामिल की जाती हैं, बीटा ब्लॉकर की कैटेगरी में। जैसे एटिनोलोल आ गया, टिनोरमिन के नाम से एक ब्रांड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पेनाडोल आ गया, लेबिटालोल आ गया, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ये बीटा ब्लॉकर में आ रहे हैं, ठीक है। फिर वही बात अगर मैं पीछे आपको लेकर चलूँ, अगर आपने देखें, ये देखिए अगर इनमें से किसी काम को रोकना है, इंक्रीज करवाना है, कम करवाना है, ठीक है, हर्ट पर फैट पर, तो हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही हो। वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्लियर कर दिया जाए इन 2-3 दिनों में, जितने भी बेसिक नॉलेज हो आपके सामने शेयर कर दिया जाए। हमारी तो यही कोशिश होती है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह सेशन हमारे चलते रहेंगे इसी तरह यूट्यूब पर। आगे देख लेते हैं ड्रग्स अफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक और रिलीज, इसमें रेसरपाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका जेनेरिक ही है। आगे देख लेते हैं बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये सारी टॉपिकल के लिए हैं, ठीक है। तो इनके ड्रग का नेम है ये लिखा हुआ सामने आपके, ठीक है। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं, ओकुलर ओकुलेशन। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो बेटा ये साइड इफेक्ट अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर देखें अगर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है तो इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए बेटा साइड इफेक्ट ये होता है कि कुछ लोगों में नजर आता है, कुछ में नहीं। देखें अगर बारिश हुई है तो कुछ लोगों की छत गिरेगी, ठीक है। लाजमी नहीं कि हर किसी की छत गिरेगी। बिल्कुल इसी तरह है कि कुछ लोगों में जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, 100 में से 10%, 5% लोगों में ऐसे इफेक्ट नजर आते हैं, बाकी सारों में ये इफेक्ट नजर नहीं आते, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये लिखा हुआ है बेटा, आप इनको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। ये भी एक लिप्पन कॉर्ड की बुक से स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी देखनी होती हैं, ठीक है। वीडियोस लंबी हो रही है इसलिए मैं डिटेल से आपको नहीं बता रहा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए बेटा, तो ये फिर वही ड्रग आ गए हैं, नेबिलोल आ गया है, ये बीटा ब्लॉकर है सारे, ये टिनोलोल बीटा ब्लॉकर हैं, ठीक है सारे। ये सारे वो आगे उनके लिखे हुए हैं। थेराप्यूटिक यूज है हाइपरटेंशन में, माइग्रेन में यूज हो रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज हो रही है, ठीक है, अगर थायराइड ग्लैंड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंजाइना पिक्टोरस, ठीक है, मायोकार्डिक इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोमा में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन में, ठीक है। तो ये सारी बातें, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनएस की, एएनएस की ड्रग्स जितनी भी होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इस्तेमाल की जा रही हैं। आपको पता है आजकल हर बंदे को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें मसला आ रहा है, हार्ट का मसला आ रहा है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है इनका नॉलेज। तो आप पर्सनली भी, मैं कह रहा था पीछे भी बता रहा था आपका कि अपने आप के लिए आधा टाइम निकाले, आधा घंटा निकाला करें डेली। तो वो आप जो है वो पर्सनल डेवलप किया करें, डिफरेंट चीज़ें सर्च किया करें कि दुनिया किधर जा रही है और हम कहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आज यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला आए बेटा, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, हमें ये भी बताइएगा ये वीडियोस हमारी लंबी होनी चाहिए या शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमारे कोर्सेज अक्सर 40-40 मिनट के होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो उसके लिए आप बोर तो नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश बेटा यही होती है कि आपको चीज़ें बताई जाएँ, जितना भी नॉलेज बेसिक होता है हमारी कोशिश होती है वो आपके सामने रख दिया जाए, ताकि आपको जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए, कुछ लोग मौजूद हैं प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर भी रहे होंगे, ठीक है, तो उनको कोई मसला दरपेश ना आए, ठीक है। तो बेटा अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोज़ को शेयर किया करें, इन लेक्चर्स को शेयर किया, ताकि वो भी अपने आप को ग्रो कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, और साथ में जो है उसको भी प्रेस कर दिया करें, ताकि नई वीडियोस आने का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम देते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।